जो जानदि अर्हन्तं दौवत्त गुणत्त पज्जयत्तेन सो जानदि अप्पाणं मोहो खलु जादितः सदयम्। थोड़ी देर में आपको बैठ के बोलूंगा क्या गया है। वो ये है कि जो स्वर है उस स्वर को उससे कमजोर बना के दीर्घ है तो ह्रस्व करके ले जा। समझ गए? मैं अभी क्लियर करता हूं। आपने जो भी स्वर आप प्रयोग कर रहे थे, ठीक है ना, उनको या तो व्यंजन का लोप ही कर दिया तो वो अकेला स्वर रह गया, तो उसमें कुछ ना कुछ घटा के इन्होंने जैसे रत्न का मैंने रण बनाया था उसको नहीं माना है, वो इनके हिसाब से गलत था। वो था रायण, तो वो जो ता था, ता का लोप करके व्यंजन की तुलना में स्वर कमजोर है, ठीक है ना, तो वो स्वर किया गया रायण, इसलिए वहां भी प्रकृत माना गया। आगे के सूत्रों में भी यही चीज है। अगला सूत्र है जैसे कृष्णे वा, देख रहे हैं आप, कृष्ण शब्द में ये भी प्रकृत विकल्प से होता है। कहीं तो उसको कर्ण बोलेंगे और कहीं किर्ण बोले। कर्ण जब बोल रहे हैं तो कर्ण वो रिकार से बहुत पहले का है अकार, रिकार बाद का वर्ण है, ये तो आप जानते हैं ना, आ ई उ री ली, तो री बाद का है और आ स्वर पहले का है, ठीक है ना। इसलिए कृष्ण को जब कर्ण बनाया तो उसका उन्होंने विप्रकर्ष कर दिया, मैंने स्वर कमजोर स्वर का प्रयोग कर दिया, ठीक है। ये इनका अभिप्राय है। मैंने आगे तक पूरा देखने के बाद आपको ये चीज बता रहा हूं। इसी प्रकार ये कहते हैं कि श्री ह्री क्रीत क्लांत क्लेश मिलान स्वप्न स्पर्श हर्ष अर्ह और गर्ह, इन वर्ण शब्दों में ह्रस्व ई का प्रयोग होता है। कैसे? श्री सी री, मैं लिख के बता देता हूं, देखिए आप। मूल क्या था? श्री। श्री को इसमें दीर्घ था, इन्होंने शुरू में ह्रस्व का प्रयोग करके बता दिया। लास्ट में भले ही है लेकिन मूल में जो शब्द वर्ण था उसके साथ इन्होंने ह्रस्व कर दिया। हिरी, ऐसे ही हिरी, तो इनमें आप देखेंगे कि ये जितने क्रीत, तो इन्होंने क्रीत ऐसे जो प्रयोग किए हैं इसको इन्होंने विप्रकर्ष माना है। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो सूत्र हैं जितने चल रहे हैं ये प्राकृत व्याकरण में कोई विशेष महत्व नहीं रखते। अब आचार्य ने इसमें लिखे हैं, पर ये जो विप्रकर्ष वाले सूत्र हैं इनका जिसे कहते हैं ना अतिरिक्त पांडित्य पूर्ण विवेचन है। मूलभूत चीजों में इनका फर्क नहीं पड़ता। इनको सीखना समझने का कोई बड़ा औचित्य, इससे प्राकृत नहीं बढ़ेगी। जो पहले अभी तक पढ़े वो प्राकृत को समझने के लिए बहुत उपयोगी, ठीक है ना। ये उतने ज्यादा इनका महत्व नहीं, ठीक है ना। जो इनके एग्जाम्पल दिए हैं वो नीचे दिए हैं, वो समझ ले और उनके बाद में अपन आगे चलते हैं। अह क्षमा श्लाघ्यो, क्षमा, ये क्षमा जो है क्षमा नहीं, क्षमा, ठीक है ना। इनमें क्या होगा? क्षमा और श्लाघा शब्द में आ का प्रयोग हो जाएगा। जैसे इनने सलाहा, क्षमा, क्षमा को क्षमा किया और श्लाघा को सलाहा। अब आज भी हमारे यहाँ एक विद्वान है व्याकरण के ही, राम सलाही, तो जो सलाह शब्द है वो श्लाघा के लिए था। समझ रहे हैं आप लोग? नहीं समझ रहे? इतने मत थकिए, मैं ठीक है थोड़ी बहुत देर की तकलीफ है, उसमें ऐसा ज्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप तो ध्यान से सुनिए। श्लाघा, श्लाघनीय, प्रशंसनीय,
ये शब्द सुना है? तो किसी की जब हम श्लाघा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो उसको क्या कहना चाहिए? श्लाघी, श्लाघी, श्लाघनीय, ऐसा कहते हैं ना। उसको प्राकृत में क्या बनाएंगे? सलाही। मैं अपने मित्र को लिख के दूंगा कि आपका नाम प्राकृत में, वो संस्कृत व्याकरण के प्रोफेसर है, ठीक है ना। लेकिन राम सलाही, सलाही माने श्लाघी, श्लाघनीय, तो उसको इन्होंने आ करके सलाही कर दिया, उसमें शुरू में आ वर्ण का प्रयोग कर दिया, ठीक है। स्नेह वा, स्नेह शब्द में विकल्प से भी प्रकर्ष होता है स्नेह। स्नेह संयुक्त व्यंजन में गुरु हो रहा था, उसे आ लगा दिया तो लघु हो गया, स्नेह, ठीक है ना। कैसा? हाँ बोलिए। जैसे आपने बताया कमजोर स्वर कर रहे हैं, पर स्नेह है तो अलग से स्वर लेकर आए, ऐसा लग रहा है। मैं यही तो कह रहा हूं कि उसमें जो दोनों सा और ना होके गुरु हो रहे थे, उसमें आ गया बीच में, तो वो लघु हो गया कि नहीं हो गया? ऐसा, ये भी प्रकर्ष। गुरु को लघु बना दिया, ये भी प्रकर्ष। जिस कारण से गुरु हो रहा था वो कारण समाप्त कर दिया, ये भी प्रकर्ष, ठीक है। उह पद्मी तन्वी समेसु। मैं आपको पूछना चाहता हूं, एक शब्द लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कुछ याद आ रहा है? ओमचर्यम पद्म। जैन परंपरा में भगवान राम के लिए जो नाम माना गया वो क्या माना गया? पद्म। तो पद्म का पउम यह प्रयोग मिलता है, जबकि पम भी बन सकता था, डा को समान करके पम भी बन सकता था। लेकिन ये विशेष अपवाद नियम है, जो है मूल को बाधित करके नया नियम बनाना, उसको विशेष नियम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये विशेष नियम प्रभावी हो रहा है कि इन्होंने पद्म को पउम बनाया। ये सूत्र क्या कह रहा है? उहु पद्म तन्वी समेसु। पद्म और तन्वी जैसे शब्दों में उ का प्रयोग होता है, तणुवी पउम, ठीक है ना। ये इनके जो समस्त संयुक्त रूप है उसको ये असंयुक्त बना रहा है, और असंयुक्त बना के विप्रकर्ष कर रहा है। पॉइंट समझ में आ गया? क्लियर हुआ? संयुक्त को असंयुक्त बना के, कहीं आ ला के, कहीं ई ला के, उसको असंयुक्त बना रहा है, और असंयुक्त बना के उसके गुरु पने को लघु में बदल रहा है, ठीक है। दुबली पतली होके बताओ, फिर बताएंगे। हमारे यहाँ जो शब्द चलते हैं ना, वो बड़े रोचक हैं। किशोरी शब्द चलता है। अब किशोरी को कोई जानते ही नहीं है कि क्या है, हम उसे टीनेजर समझते हैं। मानते हैं कि नहीं मानते? किशोर किशोरी, जबकि उसका मूल शब्द है कृशोदर, जिसका पेट पतला है, कमजोर, दबा हुआ है। जैसे आपकी भाषा में पतली कमर, समझ गए ना। तो उसका अर्थ है, किशोरी का अर्थ है पतली कमर वाली, और आप समझते हैं टीनेजर। उसका वो अर्थ है ही। कृशोदर, कृशोदरी, उसमें दा का लोप कर दिया, तो क्या हो गया? किशोर और किशोरी, समझे? हाँ, अब थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग रहा है ना। ज्यायामीत, ये जो सूत्र है आखिरी, ये कहते हैं ज्या। ज्या किसको कहते हैं? ज्या शब्द का अर्थ क्या होता है माननीय वेरबा जी? ज्या, ज्यामिति। ज्या क्या है? ज्यामिति तो ठीक है, ज्या क्या है ये बताओ।
ज्यामिति को हिंदी में क्या कहते हैं? ज्योमेट्री। ज्या माने होता है रेखा। जब एक वृत्त हो तो उसकी त्रिज्या रेखा होती है, समझ गए ना? इसीलिए ज्यामिति माने रेखा गणित। ये मतलब आप लोग पढ़ के इतने ऊपर पहुंच गए कि छोटी मोटी चीज दिखाई नहीं देती। ज्यामिति रेखा गणित, समझ गए? तो वापस लौटिए, पहचानिए। धनुष में ज्या क्या होती है? डोरी। समझ गए ना? प्रत्यंचा बोलते हैं, वो तो प्रत्यंचा चलाने का नाम है। उसको धनुष को जो सीधे है डोरी, उसको जितना झुकाओगे धनुष को उतना दूर तक बढ़ जाता है। इसलिए प्रत्यंचा चलाना अलग चीज है, और अकेली उस डोरी को कहो तो ज्या ही बोलेंगे। सीधी रहना चाहिए, टेढ़ी नहीं। समझे ना? तो ज्या माने रेखा, ठीक है? तो ज्यायाम ईत, ज्या शब्द के साथ ई का प्रयोग करके उसे विप्रकृष्ट किया जाता है। जैसे जिया, ज्या को क्या बोलेंगे? जिया। ठीक है? मैंने अभी जो बता रहा था, थोड़ा मैं ठीक हूं, ध्यान दीजिए। मैं क्या कह रहा था? संयोगे गुरु पहले कहा गया और दीर्घमचा बाद में कहा गया। ये असल में वह बात है। ये विप्रकृष्ट क्या है? संयोग को असंयोग बनाना। ठीक है ना? संयोग में जितनी ताकत है, जो चलता था ना, फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल जिसे बोलते हैं ना, वो क्या है? संगठन की शक्ति को छिन्न भिन्न करना। समझ गया? तो ये अलग करने के रूप में हो गया। जब आपने जो संयुक्त थे उनको असंयुक्त बना दिया। वैसे ही ठीक है? कमजोर पड़ गया। इसका नाम विप्रकृष्ट है। ठीक है? अब मैं नया अध्याय परिच्छेद शुरू कर रहा हूं। उसके पहले मुझे आपसे कुछ जानना है। दो एक विद्वान थोड़े से चुप रहेंगे, बाकी मैं पूछना चाहता हूं। संधि और समास, ये दो शब्द होते हैं ना, इनमें फंडामेंटली अंतर बताइए। मिलाया दोनों में जाता है, मिलाया दोनों में जाता है, दो को मिलाया दोनों में जाता है। फिर संधि किसे कहते हैं और समास किसे कहते हैं? वर्णानाम सन्निधि संधि। जब दो वर्ण, स्वर हो चाहे व्यंजन, जब ये दो वर्ण मिलते हैं तो संधि होती है। और मिलके कुछ नया रूप होता है तो उसको संधि कहते हैं। और पदानाम सन्निधि समासा, जब दो पद मिलते हैं, तो समास। चाहे वो सुबंत और शब्द रूप हो, चाहे वो तिगंत यानी धातु रूप। सुप्ति गंतम पदम पढ़ा है ना आपने, उसको सरल भाषा में क्या कहेंगे? शब्द रूप और धातु रूप। ठीक है ना? तो जो ये होते हैं उनको जब मिला करके दो अलग अलग पदों को एक पद बनाया जाए तो उसे क्या कहेंगे? समास। ठीक है? क्लियर हुआ? प्राकृत में इसमें संधि के नियम बता रहे हैं आगे, लेकिन वो नियम पढ़ाऊं उसके पहले कुछ जान लो। संस्कृत में जैसे संधि के नियम हैं और संधियां होती हैं, प्राकृत में वैसा कुछ नहीं होता। मतलब संधि प्राकृत में अनिवार्य कार्य नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा ऐसा बिल्कुल नहीं। संधि करके यदि बोलने में सुविधा है तो मत करो, और संधि करने से बोलने में सुविधा है तो जरूर करो। यह कॉन्सेप्ट है, ये इसमें नहीं लिखा है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं। क्या संधि करके यदि आपको बोलने में आसानी होती, प्राकृत की थीम क्या है?
उच्चारण सौकर्य, सौकर्य माने सरलता। क्या है? उच्चारण सौकर्य माने उच्चारण की सरलता। वही मैं कह रहा हूं, यदि आपको संधि करके बोलने में आसानी होती है तो प्राकृत कहती है जरूर करो, और यदि बोलने में आपको उल्टी असुविधा होती है तो वो कहते हैं बिल्कुल मत करो। इसलिए प्राकृत की संधियों में कोई ये गारंटी नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा। संधि एक विचित्र चीज है। लोक में भी संधि हम तभी करते हैं जब हम उनसे अर्थ निकालने में या व्यवहार करने में आसानी समझते हैं। जैसे रमा और ईस, रमेश बना दिया। अब आपको रमा ईस पढ़ने में जोर लग रहा कि नहीं लग रहा? लग रहा। रमेश पढ़ने में लग रहा? नहीं लग रहा। महेश पढ़ने में लग रहा? नहीं लग रहा। ठीक है ना? तो ये जब आपको बोलने में आसानी हो उतनी तो संधि करेंगे, और एक शब्द में वही प्रयोग करने में आसानी है तो करो, और दूसरे में उसी में परेशानी है तो मत करो। इन्होंने एक शब्द दिया है, वो मैं आपको लिख के बताता हूं। शब्द है कि नहीं उसमें? ये शब्द का प्रयोग है ना, दिख रहा है? मैं अभी उसको अभी लगा लूंगा, अभी सुनाई तो दे रहा है ना। बहुलम क्या है? इसके लिए लिखते हैं क्वचित प्रवृत्ति। क्वचित प्रवृत्ति माने कहीं तो वो कार्य होगा, ठीक है। क्वचित अप्रवृत्ति माने कहीं वही कार्य जो एक बार किया दूसरी बार हो गई नहीं। समझ गया? क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित अप्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, विभाषा माने विकल्प से, माने एक बार होगा एक बार नहीं, दोनों तरह के रूप में लेंगे। क्वचित अन्य देव, मतलब जो होना चाहिए नियम अनुसार उससे अटपटा कुछ हो जाएगा। समझ गया ना? इस चार प्रकार को कहते हैं बहुलम। इसको हम लोग संस्कृत में पढ़ते थे, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित अप्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचित अन्य देव, विधेर विधानम बहुधा समीक्ष चतुर्विधम बाहुलकम वदंती। ठीक है? इनका सब देखो, हम ज्यादा आपको संस्कृत के याद नहीं कराना चाहते, ये समझ लो, अर्थ तो समझना है ना, तो ये चीज तो समझ में आ रही है ना। लगाइए और उसका उपयोग करो। समझ में आ रही ना? क्वचित प्रवृत्ति, वही कार्य कहीं होगा, माने संधि करना है। जैसे आपको संधि कुछ लिख के भेजी थी, आ प्लस आ बराबर आ होना था, कहीं करेंगे कहीं नहीं करेंगे। परिस्थिति वही है, शब्द वही है, वर्ण वही है, पर कहीं करेंगे कहीं नहीं करेंगे। तो क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित अप्रवृत्ति, वही स्थिति है, कहीं पर बिल्कुल नहीं करेंगे। क्वचित विभाषा, कहीं पर विकल्प से करेंगे, माने एक बार कर देंगे एक बार नहीं करेंगे। ठीक है ना? ये समझ लो, जैसे दुनिया में मूडी आदमी होते हैं ना, जैसा मूड वैसा काम। ये बाहुलकम सारा मूडी आदमियों जैसा काम है। प्राकृत संस्कृत में संधि के नियम बिल्कुल फिक्स है, ऐसा होगा, लेकिन प्राकृत में संधि के नियम फिक्स नहीं है।
ठीक है, यही बात यहाँ पर जो पहला सूत्र है उसमें लिख रहे हैं आचार्य। आप लोग जो संस्कृत नहीं जानते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूं उसको जरा नोट कर लीजिए, सूत्र सही हो जाएगा आपके लिए। गलत नहीं लिखा है, लिखा सही है। अच्छा प्राकृत की संधियों में अच माने स्वर, अच माने स्वर, आ ई उ री री ए ओ ऐ औ, ये सब क्या है? स्वर है। तो अच माने स्वर। कहते जो अच संधि है यानी स्वर संधि है, उसमें अच लोप विशेषा प्राय वो मिला के नहीं बनाते, एक का लोप करके बनाते हैं। जैसे आपने आ प्लस आ को आ लिखा, अब ये क्या गारंटी है कि ये जो आ है वो ये है या दोनों को मिलके है? मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं यार? ये जो लिखा है हमने दो को मिला के बनाया, राम आयण, रामायण शब्द जानते हो आप सब, रामायण सब तो सुना है। तो वो राम और आयण जो है यदि, तो उसमें जो बाद में बड़ा आ रहा है वो बड़ा आ काहे का है? दो मिलके बना है या अकेला ये है? भाई जो आपको दिख रहा है उसमें आपके पास कोई थर्मामीटर है, कोई प्रमाण है? नहीं है। तो प्रश्न ये है कि ये जो हुआ तो प्राकृत कहती है कि अचलोप विशेषा, एक स्वर कर दो। हम तो एक को जब है ये तो हम दूसरे को लोप मान लेंगे, हम उसमें संधि नहीं करेंगे। एक को जब उसको लगना ही नहीं है तो उसको हटाओ, काय को दो को मिला के एक कर रहे हैं। थोड़ा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। पिटिया सोना नहीं, हाँ जाग के बैठो। स्वर संधि में प्राकृत में जो दो मिलके एक होता है, तो जहां नया रूप आता है वो तो मानते हैं, लेकिन जहां नया रूप नहीं आता उनमें से ही एक बार दिखता है, तो उसको हम कहेंगे प्राकृत वाले कि हमने दूसरे का लोप करके ये बनाया, मिला करके ये नहीं बनाया। मेरी बात कुछ समझ में आ रही? नहीं आ रही? मैं बताता। चाय में चीनी मिलाई, क्या किया? चाय में चीनी मिलाई, चाय मीठी हुई कि नहीं? अब समझ गए मैं क्या कह रहा था? समझ में आया? भाई मीठी तो चीनी है, चाय कहां से मीठी होगी? जो मिठास है, जितनी चीनी डाली उतनी मिठास है। तो ये प्राकृत वाले कहते हैं कि जब जो आ यही दिख रहा है तो इसका लोप मानो ना, जबरदस्ती तुम संधि कर रहे हो, इन दो को मिला रहे हो। ये कह दो कि पिछला गायब हो गया, ये रह गया। समझ गए? ये संस्कृत की संधि नियमों में और प्राकृत के संधि नियमों में ये आधारभूत अंतर है। बैरवाजी समझ में आया? ये क्या कह रहे हैं आचार्य? प्राकृत और संस्कृत के संधि नियमों की भी तुलना करें तो प्राकृत के स्वर संधि के नियमों में बड़ा भारी अंतर यह है कि जब दो एक जैसे मिलके एक रूप होते हैं तो वो पिछले को गायब करके एक रूप मानते हैं, पिछले को मिला के एक रूप नहीं मानते।
यानी एक को गायब कर देंगे। हाँ, लोप माने गायब तो हुआ ही है, लेकिन हमने उसको भाई, लोप कह दिया। आपने मिला के माना, गायब तो हुआ ही है। आपने मिला के माना और हमने ओरिजिनल माना। हमारे यहाँ पे सर एक नियम है अका सवर्णीय दीर्घ, क्योंकि सेवर्ण अच्छे यदि पर में हो तो तभी दीर्घ संधि होती है पाणिनि जी के मत में। पता है। लेकिन आचार्य वररुचि जी के मत में कह रहे हैं कि आप होंगे वर्ण समान, लेकिन उनमें एक वर्ण लोप हो जाएगा। बता सब बता रहा हूं। पहले एक चीज समझ लो, क्या नाम संयम जी, एक चीज समझ लो, जो आप संस्कृत में जैसे पढ़े हैं और प्राकृत में आधारभूत अंतर क्या वो समझ लो। पहले तो ये है बहुलम, कि जो भी होगा उसमें हमेशा गारंटी मत मानना कि ऐसा ही होगा, क्वचित रहेगा। ठीक है। वो चार रूप चलते रहेंगे और तो उसमें जो बहुलता से होगा उसमें क्या होगा, यहाँ एक काम बताया कि अच के लोप की विशेषता रहेगी, दूसरे स्वर के लोप की विशेषता रहेगी, ठीक है ना। लेकिन वो विशेषता कैसे रहेगी, बहुलम, कहीं तो होगा कहीं नहीं होगा, कहीं विकल्प से होगा, कहीं कुछ और ही हो जाए। क्यों कहते हैं ये, देखो अब बताओ, इनमें ये है इसमें है, दोनों में नहीं है। जो चीज दोनों में नहीं है, न चीनी मीठी न चाय मीठी, दोनों को मिलाने से मीठा कैसे हो जाएगा, अन्य देव। पॉइंट समझे। इनके जो प्रश्न है, पहले प्रश्न समझो, इनके प्रश्न बड़े प्रैक्टिकल है विजय जी, बड़े प्रैक्टिकल प्रश्न है। वो कहते हैं आप इन दो को मिला के ये बनाते हो, इनमें ना ये है ना इसमें है, तो इसमें से ये कहां से आ गई। अब संस्कृत में आपके अदेन गुणा आद गुणा, आप उन सबकी प्रवृत्ति करते हो, वो सब भूल जाओ। ये जरा प्रैक्टिकल आदमी है, ये कहते भाई साहब बताओ इसमें कहां है ये, कहते तो दूसरे ही आ गया। अन्य देव। समान दीर्घ में तो समझ में आता है कि क्वचित प्रवृत्ति, दोनों दो ह्रस्व आ मिलके दीर्घ आ होंगे, तो हमें लग रहा कि हाँ भाई ये हुआ। और एक जब बड़ा है और एक छोटा है, तो दोनों मिलके अब अकेले बड़ा हो रहे, तो मिलके हुए कि गायब होके हुए, इसकी गारंटी क्या। प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर। तो ये जो है, ये संस्कृत की तुलना में प्राकृत के जो आचार्य हैं वो बहुत ओवर स्पष्टवादी है। सही समझ रहे बेटे, क्या हुआ, वो अति स्पष्टवादी है, खरी कह देते हैं, शर्म संकोच नहीं करते, लाग लपेट नहीं। हाँ, कहते साहब यहाँ पर संधि नियम में अपनी मर्जी है भैया, जो इन्हें करना है सो कर दो, जो मिल जाए वो मान लो, और जो नहीं मिले उस पर बहस मत करो। समझ गए। घर गृहस्थी में ऐसे ही चलता है, जो मिल जाए चुपचाप खा के काम चलाओ, बहस करके क्या मिले। ज्यादा बहस करो कुछ माल पाल नहीं बना। लाए थे, कब लाए थे, कितने दिन हो गए लाए, 10 बातें सुनना हो तो बहस करो, नहीं तो जो मिल रहा चुपचाप खा पी के चलते हो। समझदारी इसी में, तो ये प्राकृत वाले यही कह रहे हैं, ठीक है ना। बहुत रोचक बात, जो है जैसा रूप मिल जाए वैसी संधि मान लो, मिल जाए संधि संधि मान लो, नहीं मिल जाए कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है, ठीक है ना, ऐसे ही होता है। आपको मैं बताता हूं, देखो इस शब्द का आप प्रयोग करते हो कि नहीं करते हो। मैं जो पूछ रहा हूं सोच समझ के बोलना। अब कायदे से आप वो विसर्ग का लोप और विसर्ग की स्थिति, उसका विचार नहीं करो। जो ये है इसमें अतैव होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था आपकी संधि के हिसाब से, वो विसर्ग मैंने पहले कह दिया। तो जो स्थिति मिल रही है
इसको संस्कृत वाले कहेंगे यहाँ विसर्ग था, विसर्ग के पूर्वत्र सिद्धम या जो भी लगाए, इनके कारण से ये यहाँ पर लागू नहीं पड़ता। आप पूरी डॉक्टरी करके बताएंगे। प्राकृत वाले कहते हैं भाई साहब उनकी मर्जी थी सो कर दिया, नहीं मर्जी थी तो नहीं किया। प्रचलित को स्वीकार। लोक में जो चल रहा, पब्लिक करती है तो मान लिया, पब्लिक नहीं करती है तो नहीं माना। हम तुम्हारी किताब से पब्लिक को नहीं पढ़ाएंगे, पब्लिक क्या करती है वो व्याकरण की किताब में लिखे। आपने पाणिनि आचार्य ने एक फैक्ट्री में बैठ के, दिमाग फैक्ट्री था उनका, यहां बैठ के उन्होंने सारे नियम बनाए और लिख के दे दिए ऐसा काम करना। ये संस्कृत व्याकरण। प्राकृत व्याकरण वो दुनिया में घूम के आए कि लोग कैसे कैसे बोलते हैं, कि ऐसे ऐसे बोलते हैं, ऐसे ऐसा प्रयोग करते हैं, वो ही लिख दिया वो प्राकृत व्याकरण। अब आपको डिफरेंस समझ में आया दोनों में? इसमें ज्यादा प्रातिभ प्रयोग नहीं है, जो लोक में मिल रहा उसकी जानकारी दे दी। क्या हम लोग राजधानी में रहते, नॉर्मली यहाँ 12 नींबू मिलते, ठीक है। अब तेज गर्मी में भी यहाँ चाहे 200 रुपए किलो मिले, 250 रुपए को मिल जाते हैं छोटी जगहों में, मिलेंगी। पेड़ पे बचे नहीं, स्टोरेज का लाते नहीं, वहां कौन खर्चा करेगा 200 रुपए किलो में? 10 रुपया किलो मिलते थे सीजन में। जब 10 मिलेंगे। मैं सच कहता हूं, मैं अपने मामा जी के यहाँ गया, उन्होंने कहा, मामी बोली भैया क्या बना दें? मैंने कहा मामी नींबू पानी बना दो। होगी बेइज्जती, कहते आप तो हमारी बेइज्जती करने आ गए कि इस मौसम में नींबू कहाँ रखे। देखो परिस्थिति को स्वीकार करो। हमने कहा आप जो बना सकते हो वो बना दो। अंतर समझ रहे हो आप? मैं अपने घर की बातें नहीं बता रहा हूं, ये दृष्टांत दे रहा हूं वास्तविक। जो बना, जो आपके यहाँ है वो बना दो, जो बना सकते हो वो दे दो। उनने जो आपने कहा वही किया, सौंफ पानी बना के दी। समझ गए क्यों? क्योंकि घर में सौंफ होती है और गुड़ या खांड चीनी कुछ ना कुछ होती है, उसका बना के दे दिया, मटके का पानी ले लिया। डिफरेंस समझ रहे ना? तो ये जो है उसे स्वीकार करो तो मेहमान अच्छा, और फरमाइश करके बनवाए तो मेहमान बुरा। मेहमान फिर वजनदार लगता है। समझ गए ना? वो बोझ बन जाता है। प्राकृत में संधि को बोझ नहीं बनाया है, जो मिलता है उसको बताए। आप बीच बीच में प्रश्न करोगे, यहां तो ऐसे कर दिया, यहां ऐसे नहीं किया। भले आदमी जब साफ लिखा है बहुलम, फिर क्यों बहस कर रहे हो? कहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं विकल्प से मिलेगा, कहीं कुछ का कुछ मिलेगा। ये स्वर संधि का मास्टर एक आपके लिए इंफॉर्मेशन का, जैसे कीवर्ड माने जो भी कहो शब्द, ये है इसमें। ये सूत्र अपने आप में किसी संधि का विधान नहीं करता। ये प्राकृत में स्वर संधियों की क्या दशा है उसका वो बताता। क्लियर हुआ? श्रीमान जी आपसे पूछ रहा हूं, क्लियर हुआ? हाँ, आप कहां कहां घूम के आए बता दूं? मैं ऐसे ही टीचर हूं। कोई व्यक्ति का उपयोग किस समय कहां तक दौड़ गया, समझ गए? यहां तो आप गारंटी से नहीं थे, कहां थे अब ये आप ही जानो, ठीक है ना? थोड़े से यहां बने रहो। मैं भी विपरीत परिस्थितियों में भी आपके साथ बना हुआ हूं, आप भी थोड़े मेरे साथ बने रहिए। ये सूत्र यदि आपने सही नहीं समझा तो आगे संधि के नियम के जितने सूत्र आएंगे आपको समझ में नहीं आएंगे। समझे क्या हुआ इसका? संधौ अचाम, अचों की संधि, अचों की माने स्वरों की। तो स्वरों की संधि में अचलोप विशेषा, ये क्या करेंगे? ज्यादातर दो को मिला के एक नहीं बनाएंगे, दो में से एक को गायब करके बना देंगे। भाई साहब वो तो यही था, ठीक है ना? और वैसा हर जगह करेंगे? कहते नहीं, वो भी बहुलम, मर्जी होगी तो करेंगे, मर्जी होगी नहीं करेंगे। अब आपको कुछ कुछ समझ में आया मैंने क्या कहा?
ये सूत्र क्या कह रहा है, क्लियर हुआ? ये इस सूत्र का सार ये है, ठीक है, क्लियर? इसमें कोई दृष्टांत नहीं लेना, कोई दृष्टांत लेने की जरूरत नहीं। ये सूत्र आपको मास्टर की दे रहा है। इसके जो संधि के नियम होंगे वो कैसे चले ये बता रहा, ये कोई संधि नहीं बता रहा, ठीक है ना? इसमें स्वर संधि में एक तो लोप करके दो को मिलाना हमें जरूरी नहीं, एक को गायब कर दो। यदि एक से काम चल रहा है तो दूसरा क्यों रखना? कई बार थाली में 4-6 दाल सब्जियां मिलती हैं कई लोगों की। अब काम कैसे चलना? रोटी खाने में चबाने में आसानी रहे उतने से काम चलाओ, बाकी को भूल जा। क्यों रोज रोज 10 बनाना? अक्सर इनसे कहता हूं एक बना के रखा करूंगी, मैं तो उसी से खा लूंगा। जब मैं खाने को राजी हूं तो आपको क्यों ऐतराज है कि भाई दिखाने के लिए भाई 2-3 तो बनाओ, कुछ तो बनाओ, क्या को परेशान होते हो? समझिए ना? ऐसे ही यहां कह रहे कि आपको बहुत सारे प्रयोग संधि के दिखाना जरूरी नहीं है। यदि उनमें जो निष्कर्ष में वर्ण बन रहा है वह दोनों में एक में है तो दूसरे को हम लोप मान लेंगे, दो मिलके बना हम ये नहीं मानेंगे। पॉइंट समझ गए? ये कह रहे हैं। देखो, संस्कृत में जो संधि नियम होते हैं वो ये बताते हैं कि ये दो मिलके ये बना। प्राकृत में ऐसा कुछ नहीं बताते, वो तो कहते हैं इसमें से क्या गायब हुआ और क्या बचा, ठीक है ना? उदुम्बर शब्द में डा का लोप कर देते हैं, क्या बनेगा? उम्बर। इसको उम्बर ऐसे लिखा जाएगा। प्राकृत श्रेय कहाँ है? आ जाए कि नहीं है? हाँ, सर आपने कहा कि ध का लोप वो दो है तो वो दो का लोप नहीं होना चाहिए। ठीक, आपका कहना सही है। उसको उम्बर भी कहते हैं। आज भी लोक भाषा में उमर बोलते हैं। पंच उदंबर फल होते हैं आपके, उसमें बड़, पीपर, उमर, कठूमर, पाकर। मैं इसके लिए याद कर रहा था किसी और कारण से। वो कारण ये था कि ये जो माँ है, इनके यहां पढ़ने और पढ़ाने वाले लोग इसका खूब प्रयोग करते हैं, जबकि प्राकृत में टेक्निकली इसका अनुस्वार ही होना चाहिए। इसलिए मैं इसको याद कर रहा था, ठीक है ना? करते हैं गलती के नहीं करते, समझ गए? मैं सोच समझ के सबका ख्याल रखता हूं कौन कहां क्या है। ये प्रयोग प्राकृत में अक्षम्य है, यही बनेगा। लेकिन लोग कहीं कहीं आधा ना, कहीं आधा मां, ऐसे प्रयोग बहुत करते हैं। ये तय जानिए कि जो ऐसा कर रहे हैं वो प्राकृत नहीं जानते हैं। अनुस्वार करो सबको। जीवन में कभी प्रयोग नहीं करना, वरना मेरे जैसा एग्जामिनर या मेरे जैसा इंटरव्यू लेने वाला कहीं पड़ गया हत्ते तो आप गारंटी से फेल होंगे। मैं तो पास करता हूं, ठीक है ना? चलो, वो आप जो कह रहे थे दोर लोपा, वो दू माने दा वर्ण, दा वर्ग के सारे उनका पूरा, या दू का जो इसमें दू है ना, इस पूरे का ही लोप हो जाएगा तो बनेगा उम्बर। हाँ, उम्बर बचेगा, ठीक है ना? उम्बर को ही उमर ऐसा बोलते हैं। एक चीज बताओगे,
ये जरा शास्त्रियों से पूछ रहा हूं कि ये जो कठूमर होता है ये क्या होता है? कटहल। कटहल पहचानो। कई लोगों को पहचान नहीं है कि कठूमर किसको कहते हैं। कटहल। काष्ठ ऊमर, आपको बताऊं, जो आपके यहाँ केंथ होता है, केंथ जानते हो? केंथ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वुड एप्पल, लकड़ी जैसा सेब, समझ गए? शरीफे को कस्टर्ड एप्पल, उनके पास बेचारों के पास शब्द बहुत कम थे तो वो ऐसे ही काम चला लेते हैं। जिसके अंदर से कस्टर्ड निकल रहा तो कस्टर्ड एप्पल कह दिया, जो लकड़ी जैसा है ठोस तो उसके लिए वुड एप्पल कह दिया। शब्द कम थे उनके पास, थोड़े पढ़े लिखे थे, उसी से काम चला लेते थे, समझ गए ना? आप तो जानते हो ना, आप तो सब पढ़े लिखे हो, इसलिए हम शब्दों में कमी करते। उदुम्बर, उमर, हमें आसानी होगी बोलने। ठीक है, उमर हो गया तो और भी आसान हाँ। हो गया। अभी मैं इस सूत्र के बाद आपसे एक नया प्रश्न करूंगा, उसको ध्यान से सुनना, फिर उत्तर देगा। काला यस शब्द में या का विकल्प से लोप होता है, ठीक है? तो क्या बनेगा? काला। काला अस, और इसका बन जाएगा कालास। अब देखो मूल सूत्र पे आओ। संधौ अचाम अजलोप विशेषा बहुलम, तो ये जो कालास बना, ये अच का लोप करके बना है या दोनों में संधि करके बना है? तो प्राकृत कहती लोप करके बना है। पॉइंट समझ गए? संस्कृत क्या कहेगी? इनकी संधि होके ये बना। और प्राकृत कहेगी कि इसका आका लोप करके बना। ठीक है? इसमें से बहुत ज्यादा, मतलब थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लो। जब संधि के नियम इनमें व्यवस्थित है ही नहीं, व्यवस्थित मतलब संस्कृत जैसे, तो ज्यादा टेंशन नहीं करना, जानकारी ले लो। मुझे आपस में बातचीत की आवाजें बहुत आती हैं जब मैं इधर लिख रहा होता हूँ। आप क्या चाहते हैं मैं अंतर्यामी बन के यहाँ पर बिना देखे लिखूं? मैं आपकी ओर देखता हूँ तो बातचीत बंद हो जाती है, पर वो बातचीत असल में विषयगत कम होती, कुछ ना कुछ दाएं बाएं होती। यहाँ बड़ा रोचक शब्द है आपके सामने, इंपॉर्टेंट, भाजन। भाजन में जा का लोप करेंगे तो क्या बनेगा? बनेगा। और इसी का बनेगा अब ये भाण, वो गोपाल भाण वाला भाण नहीं है, वो होता है और इसी में चंद्रबिंदी हटा दोगे तो भाड़ हो जाएगा। भाड़ माने मस्खरा, भाड़ माने तुम जाओ भाड़ में जहां चने भूनते हैं। ये क्या है? भाण।
ये है बर्तन भाड़े। आप कुछ दिन बताया था कि बर्तन जो यूज करते हैं खाने में, और भाड़े माने जिनमें स्टोर करते हैं। ये संस्कृत का जो भाजन शब्द है, ये वही भाड़ बन रहा है। उस दिन जो बताया था, मैंने कहा था सब चीजें आगे आएंगी, आ रही है आपके सामने। ठीक है, चलो। सर, हाँ बोलिए। कालायस शब्द आया या भायन शब्द आया, तो प्राकृतिक शौर सैनी में तो कालायसम या भायणम ऐसा भी प्रयोग हो जाएगा। बिल्कुल होगा। सौर सैनी लोक की प्रवृत्ति को कम से कम करती है, शब्दों की पहचान बनाए रखती है, बशर्ते कि उच्चारण में परेशानी न हो। वो परिवर्तन वही करती है जहां उच्चारण में परेशानी होती है। उच्चारण की परेशानी कभी कभी वो बढ़ाती भी है। जैसे दो कोमल वर्ण आ रहे, लग रहा है मुझे आज आप लोग कोई पढ़ने के मूड में, मैं बोल रहा हूं, लोग अपना अपना कोई उतार रहे हैं, कोई लिख रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। यदि इतनी इग्नोर करना है तो भाई ठीक है, मैं बंद कर देता हूं। कुछ तो मैं बोले जा रहा हूं, आपको नोटिस तक नहीं ले रहे हैं आप लोग। ये क्या तरीका है आपका? कितनी विद्वत्ता दिखा रही हैं आप। जो मैं बोल रहा हूं तो वो दिमाग से उतर जाता। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सीरियस रहिए। क्या बता रहा था मैं? दो कोमल वर्णों के उच्चारण में जब परेशानी होती है तो कभी कभी वो एक वर्ण को कठोर कर देते। समझ गए ना? तो आप कह सकते हैं कि भाई साहब आपने तो कोमल बनाना था, कठोर क्यों कर दिया? कहते भाई साहब करना पड़ता है। क्यों? जीभ बहुत कोमल है और दांत बहुत कठोर है। दांत अकड़े कि तू इतनी पिलपिली सी है, हम 32 हैं, तू एक है, काट के बराबर कर देंगे तुझे। तो जीभ बोली कि मैं मुलायम जरूर हूं, लेकिन मेरे से निकलने वाली गाली बड़ी कठोर होती है। मैंने किसी पहलवान को गाली दे दी तो तुम 32 के 32 अपनी जगह से नीचे गिरे नजर आओ। समझ गए? थोड़ा सा जो आपके थकान दिखती है ना, तो हमारे लिए कुछ और बताना पड़ता है। कोमल वर्ण की जगह कठोर, कठोर की जगह कोमल। वही भोजन चबाना है तो कठोर चाहिए, और स्वाद लेना है तो कोमल चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ? तो ये प्रकृति है। जहां हमें कोमलता चाहिए वहां कोमलता, जहां कठोरता चाहिए कठोरता। प्रकृति से प्राकृत बनी है, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि कठोरता और कोमलता। वो सरलता की बात करती है, बोलने में आसानी हो की बात करती है। यदि हमें दो कोमल वर्ण बोलने में परेशानी है तो हम एक कठोर कर देंगे, दो कठोर वर्ण बोलने में परेशानी है तो एक हम कोमल कर देंगे। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? बोलना, उच्चारण। समझ में? किसके सगे? वो अकबर की कहानी तो सुनी होगी। बीरबल गए अकबर के पास, अकबर बैगन खा रहे थे सब्जी, उन्हें बड़ा स्वाद आया। उन्होंने सब जानते, मुझे पता है। उन्होंने कह दिया कि बीरबल बैगन बहुत बढ़िया चीज है। तो महाराज एक ही सब्जी है जिसके सर पे मुकुट रखा है। महाराज ज्यादा खा गए, वो बादी होता है। शाम को पेट में दर्द हुआ, वैद्य ने बताया कि साहब आपने बैगन ज्यादा खा लिया। अरे बीरबल को बुलाओ, नालायक ने, उसी ने खिलाया था। उसने आया, कहते बीरबल बैगन बहुत बुरा है। महाराज उसका नाम ही बेगुन है, उसमें एक भी गुण नहीं। कहते बीरबल एक बात बता, सवेरे बोलता है तू कि इसमें सिर पे मुकुट रखा है, शाम बोलता है कि बेगुन नाम पड़ा है। तेरी निष्ठा किसके साथ है? कि आपके साथ। तनख्वाह आप देते हो, आपको अच्छा लगता है मैं सिर पे मुकुट रख देता हूँ, आपको बुरा लगता है मैं बेगुन नाम कर देता हूँ। मैं क्या करूँ? बैगन जिस दिन तनख्वाह देगा उस दिन बैगन के अनुसार बोलूंगा। तो प्राकृत कहती है हम तो पब्लिक के अनुसार चलते हैं। इन्हें बोलने में जहां कठोरता चाहिए हम कठोर को मान लेते हैं, इन्हें कोमलता चाहिए वहां कोमल को मान लेते हैं। हमारा अपना कोई नियम नहीं।
हम किताबें पढ़ पढ़ के घर में बैठ के नियम बना के भाषा नहीं चलाएंगे। लोक जैसी भाषा का प्रयोग करता है उसका प्रावधान बताएंगे, उसके नियम बनाएंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ के चलिए आप, ठीक है। हाँ, इसमें दूसरे और चौथे में बात तो लगा नहीं है, विकल्प कैसे निकालें? किसमें? तीसरे सूत्र में तो बात का प्रयोग किया है, हाँ, दूसरे और चौथे में नहीं है, विकल्प कैसे निकालें? ये कह रहे हैं कि आपने भाजन में भाण जो किया उसके बाद में भाण कैसे बना दिया, यही कह रहे हैं ना? नहीं समझ में आ रहा। तो उसका जो आपका प्रश्न है कि इसमें वा का प्रयोग नहीं किया नहीं तो ये नहीं कैसे हुआ? नहीं, ये नहीं कह रहे हो। ये कह रहे हैं सूत्र नंबर 3 में वाह विकल्प लगा था, 4 और 5 में नहीं लगा है, तो हम विकल्प लगाएं या नहीं लगाएं? नहीं, मैं वही तो बता रहा हूँ। आप अपने ज्यादा समझने की कोशिश कर रही हैं, मैं सब समझ रहा हूँ वो क्या कह रहे हैं। जो इसमें वा का प्रयोग नहीं किया तो नहीं है यहाँ वा का प्रयोग, लेकिन ये जो दोनों रूप बन रहे हैं ये पहले सूत्र से बन रहे हैं, बहुलम से सूत्र से बन रहे हैं, अचलोप विशेषा से बन रहे हैं। ये इन्होंने अच का लोप किया, संधि कहाँ की? बात समझ गए ना? ये अचलोप के कारण ये रूप बना है, विकल्प के कारण नहीं बना। तीसरे में भाग लगाया वो वहां पर उन्होंने विकल्प बने करना ही पड़ेगा, एक ये और एक ये आचार्य का निर्देश है। यावदादिशु वश्य लोपा, अब लोपा नहीं दिया था, वो तो अध्यार करना था, कर दिया। यावद आदि शब्दों में वा का लोप करते हैं। देखो पहले यावद समझो, यावद माने जब तक, हिंदी में जब तक प्रयोग करते ना उसके लिए संस्कृत में यावद बोलते। इसको होना चाहिए जाव, दा का तो हलंत है, लोप हो जाएगा। याव का आदेर योजा, जाव, ठीक है ना? इसके जगह जा, इनमें वा का लोप कर देंगे तो क्या बनेंगे? जा। श्रेया बेटा बता, इसके बाद में क्या होगा? जा। आप संस्कृत प्राकृत की कथाएं पढ़िए, आचार्य कुंद के ग्रंथ पढ़िए, जाव भी प्रयोग करते हैं और जा भी प्रयोग करते हैं। उसका अर्थ जा माने ना तो जाने से है और ना जा माने या स्त्रीलिंग है, उसका अर्थ यही है यावत। पॉइंट समझ गए? अब इसमें क्या किया? आप फिर कहेंगे यह विकल्प तो लगा नहीं है, वा का प्रयोग तो हुआ नहीं है, ये अजलोप विशेषा, ये प्राकृत की खूबी, ठीक है? अब तो समझ में आ रहा है ना थोड़ा? अब आदि में कौन कौन लेना है वो सब उसमें लिखा है, देख लेना। बताइए किसको समझ में नहीं आया? षष्ठी और प्रथमा जब आ गई तो मेरे ख्याल से समझ में आएगा कि नहीं आएगा? पवन जी क्या हुआ? अंतिम हल का लोप होगा। जैसे आप यावत शब्द लिख रहे थे अभी, तो ये ता काय से गायब किया आपने, वा के लिए तो सूत्र बना दिया था, समझ गया?
ता कैसे गायब किया? तो ता इस सूत्र से गायब। क्या अंतिम जो हल है उसका प्राकृत में लोप होता ही होता है। ठीक है, माने प्राकृत में हलंत शब्दों का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, क्लियर? विद्वानों की लगातार बातचीत की आवाज आ रही है। स्त्रियां आत कहते हैं जब हलंत शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग होंगे तो उनमें प्राकृत में आ शब्द का प्रयोग हो जाएगा। जैसे सरित, सरित नदी के लिए कहते हैं, वो हलंत है, इसका लोप नहीं होगा। लेकिन सरित शब्द स्त्रीवाची, तो प्राकृत में क्या कर देंगे? सरिता, सरिया। अब इसमें ई और आ इनकी संधि नहीं होगी। समझ गए? यहां संधि नहीं होगी। प्राकृत में, संस्कृत में ई और या में अचो यणादि उससे संधि हो जाएगी, लेकिन यहां नहीं। ठीक है, यहां प्रकृति भाव बना रहेगा। न विद्युती, अच्छा एक और है रो रा, चलो इधर ले लेते हैं। नहीं, उल्टा लेते हैं। रू को स्त्रीलिंग में रू को रा आदेश हो जाता है। कैसे? धुरु, धुरु, तो धुरु को धुरा, गिर, गिरा। माने रू रावण के स्थान पर रावण यदि हलंत हो आए और शब्द स्त्रीलिंग हो तो उस रा को रा आदेश हो जाएगा। जैसे गिरा, धुरा, ये मूल में शब्द कैसे है? गिर और धुर हलंत है। ठीक है, तो इन हलंत शब्दों में चूंकि ये दोनों स्त्रीलिंग है तो इसका लोप आदि और कुछ नहीं करके सीधे सीधे इसको गिरा और धुरा बना देंगे। गिरा समझते हो? हाँ, गिरवाण, गिरा। ठीक है ना, ये गिरने के अर्थ में नहीं वाणी। और आपको एक बात बता दूं, कैसे जो गिरा कहा गया ना, इसका सबसे बड़ा कारण है, मेरे पास आचार्य जिनसेन के प्रमाण हैं। उन्होंने कहा वाणी को गिरा जो कहते हैं वो तीर्थंकर समोसण में सबसे उच्च स्थान पे आते हैं और वहां से वो गिरते ही है, सब में बहती हुई जाती है मानो, इसलिए वाणी का नाम गिरा पड़ा। ये आचार्य जिनसेन ने साफ दिया। जब भगवान की दिव्य धुनी हुई ऋषभ देव की, उस समय ये गिरा, गिरवाण, ये उनका वहां प्रयोग करके बताया। ठीक है ना? सर, हाँ सर इस परिच्छेद में प्रारंभिक सूत्र में कहा कि अच माने स्वर का लोप ज्यादा करेंगे, और आगे जितने सूत्र आए उसमें व, ज इत्यादि व्यंजनों का लोप किया। व्यंजन का लोप तो सर जो पिछला अधिकार था उसमें कारण ने बताया, फिर यहाँ व्यंजन का लोप क्यों कहा, या तो स्वर का लोप बताना चाहिए। थैंक यू, बैठ जाइए। उन्होंने कहा कि संधि करते समय संधौ अचाम, तो
तो जो व्यंजन का लोप करने के बाद संधि की स्थिति जो पैदा होती है उसमें अच का लोप किया जाता। अभी जितने दृष्टांत दिए आपको उसमें यही स्थिति थी, तो आपने बात को समझा तो अच्छा, प्रश्न भी अच्छा किया, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मूल से लिंक करने में अंतर है। ये जो लोप करते हैं वो संधि की स्थिति पैदा करने के लिए, व्यंजन का लोप, ठीक है ना। अब जब व्यंजन का लोप होने पर संधि की स्थिति पैदा हो गई, तो उसमें जब देखते हैं कि एक वर्ण तो वही है जो लास्ट में बन के आना है, तो वो कहेंगे हमने इसका लोप किया, उसका दो मिला के एक नहीं बनाया। अब समझ गए, ये है वो, ठीक है। ना विद्युती और ले लें, उसके बाद में आपको लंच कराएंगे, उसके बाद पढ़ाएंगे। विद्युत शब्द भी स्त्रीलिंग है और ये हलंत है। कैसा होता है? विद्युत, ये स्त्रीलिंग है, लेकिन इसका जो करते हैं अंत में ई या आ दोनों नहीं करें, ठीक है ना, बल्कि इसको क्या करेंगे? बिज्जू, बिज्जुली। जो ली प्रत्यय है वो तो आपने अलग से जोड़ा, मूल शब्द है बिज्जू, और बिज्जू से ही बिज्जुली, बिजली। आपको पता ही नहीं होगा कि बिजली शब्द मूल में प्राकृत से है, संस्कृत में विद्युत और प्राकृत में बिजली। ये यहां से इस क्रम से आ रहा। तो हमें ज्यादा इसमें इन सब पे मैं ज्यादा नहीं पूछने वाला, पंडिताई नहीं चाहिए, लेकिन जो लोक के शब्द हैं, बहुत प्रचलित शब्द हैं, वो यहां किस सूत्र से बन रहे हैं, ये जरूर थोड़ा गौर करो, ठीक है। मैं लास्ट में 26 तारीख को आपको पेपर का पैटर्न आउट करूंगा, पेपर आउट नहीं करूंगा। उस समय ये चीजें समझा दूंगा, बहुत आसानी रहेगी। ये शुद्धात्म भी उस समय नहीं था, शुरू में जब हमने यहाँ प्राकृत का कोर्स शुरू किया था, सर्टिफिकेट डिप्लोमा, हमारा यही पैटर्न था। सारे प्रश्न बताएंगे, किस बात के कितने उत्तर में अंक मिलेंगे वो बताएंगे, और उसके बाद आप खुद चेक कर लो का नियम यही रहे। तो वो कहते भाई साहब नंबर उतर ही आना, कहाँ फायदा हम चेक करें, ठीक है ना। चलिए लंच कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं, मिलते हैं। ये बंद कर